प्यारे विद्यार्थियों, स्नेहाशीष। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, संविधान राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। हम बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत ब्रिटेन के संविधान में जो दिए गए शासन करने के तरीके हैं, वहाँ का संसदीय लोकतंत्र कैसा है, संसद किस प्रकार कार्य करती है, हमने पिछले व्याख्यान में मंत्रिमंडल की शक्तियों के बारे में चर्चा की। कुछ बिंदु इस संदर्भ में बकाया थे, उनको अब हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल या कैबिनेट की जो बढ़ती हुई शक्ति है, उसमें जो पांचवा बिंदु है, कठोर दलीय अनुशासन। ऐसी वहाँ अवश्यमयों पर आधारित मान्यता है कि प्रत्येक सदस्य को दल के आदेशों का पालन करना ही पड़ता है। यदि ऐसा न करे तो उसे दल से निष्कासित किया जा सकता है। तो इसके कारण वहाँ जो दल के सदस्य होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं, उन्हें उन आदेशों की पालना करनी होती है जो निर्धारित किए जाते हैं। अगर उनमें कहीं भी इस तरह की सदस्यों द्वारा लापरवाही या अनदेखी या जवाबदेही को धारण न करना या उनको नहीं मानना, ऐसी स्थिति में उन सदस्यों को निष्कासित भी किया जा सकता है। इस तरह का वहाँ अभिशमयक प्रबंध है। अगला है दलीय आधार पर चुनावों का लड़ा जाना। इंग्लैंड में दलीय आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं, अतः दल के सदस्यों को दल के अनुशासन में रहना ही पड़ता है। सातवां बिंदु है शासन के कार्यों की जटिलता। शासन कार्य की जटिलता के कारण मंत्रिमंडल की शक्तियां बढ़ी हैं, क्योंकि संसद सदस्य शासन कार्य को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते एवं मंत्रियों को लोक सेवकों की सहायता प्राप्त होती है, अतः वे जटिल कार्यों को भी आसानी से संपादित कर देते हैं। क्योंकि प्रशासनिक जो अमला है वो अपने आप में मंत्रियों के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और जितने भी प्रश्नों के समाधान होते हैं उनसे अगर कहीं जवाबदेही बनती है और वहाँ पर मंत्रियों को पूरी तरह से एक ऐसी समस्या का या संकट का सामना करना होता है कि पूछे गए प्रश्नों के या समस्याओं के समाधान के लिए क्या मंत्री रहते हुए आपके द्वारा उचित कार्य किया गया, इसके लिए उनका जो अनुभव है मंत्रियों का या लोक सेवकों की जो सहायता मिलती है, उसके आधार पर वे किसी भी जटिल से जटिल कार्य को या प्रश्नों के उत्तरों को आसानी से देने की क्षमता रखते हैं। अगला बिंदु है प्रदत्त व्यवस्थापन, यानी व्यवस्थापिका द्वारा कुछ कार्यों को संपादित करने की शक्ति जिन्हें कार्यपालिका को सौंप दिया जाता है, प्रदत्त किया जाता है। यह वह प्रक्रिया का नाम है। संसद ने अनेक कार्यों को या कार्यों से अपने कानून बनाने संबंधी अधिकांश रूप से मंत्रिमंडल को प्रदान कर दिए हैं। इस प्रकार मंत्रिमंडल कॉमन सभा पर नियंत्रण करने की स्थिति में पहुंच जाता है कि मंत्रिमंडल इतना प्रभावशाली हो जाता है या कार्यपालिकाई शक्तियों के बढ़ते दायरे से, क्योंकि कॉमन सभा द्वारा उन्हें जो कार्यों की करने की क्षमता है उसके आधार पर दे दिया जाता है उस व्यवस्था को बनाने के लिए। तो इसका भी लाभ उठा करके
और कॉमन सभा पर नियंत्रण करने की पूरी स्थिति में आसानी से पहुंच जाते हैं। अगला जो बिंदु है, संसद की कार्यवाही के नियम। संसदीय कार्यवाही के नियमों के अंतर्गत चूंकि मंत्रिमंडल संसद की कार्यवाही के नियमों का निश्चय करता है, इसलिए मंत्रिमंडल की महत्ता या उसका परफॉर्मेंस, उसकी जवाबदेही या उसकी महत्ता अत्यधिक बढ़ती रहती है, क्योंकि संसदीय कार्यवाही के जो अभिसमयों द्वारा निर्धारित नियम हैं या रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है इंग्लैंड में, उसको आधार मानते हुए नियमों का निश्चय करना, तो इस शक्ति से मंत्रिमंडल अपने आप में कॉमन सभा पर कहीं ना कहीं हावी होती हुई नजर आती है। अगला जो बिंदु है, राष्ट्रीय संकट। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर या व्यापक पैमाने पर जब किसी देश में, इंग्लैंड में, राष्ट्रीय संकट के कारण मंत्रिमंडल की शक्तियों में निरंतर वृद्धि देखी जा सकती है, क्योंकि इस तरह की विषम परिस्थितियों में, आपदाओं में, या कोई वित्त से संबंधित हो, वैदेशिक क्षेत्र से संबंधित हो, या आंतरिक विद्रोह से संबंधित हो, या शासन की असफलता से संबंधित हो, उसमें भी मूल रूप से जो निश्चय करने की या उस अवस्था को, स्थिति को निर्धारित करने की, सही रूप प्रदान करने की जो शक्ति है, वो केवल और केवल मात्र इंग्लैंड में मंत्रिमंडल या कैबिनेट को ही प्राप्त रहती है। तो राष्ट्रीय संकट की स्थिति में कैबिनेट का शक्तिशाली होना इन्हीं कारणों से लाजमी है। अब हम देखते हैं जो 11वां बिंदु है। प्यारे विद्यार्थियों, कॉमन सभा को विघटित करने या भंग करने की जो शक्ति है, तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर रानी कॉमन सभा को भंग कर सकती है। अतः मंत्रिमंडल कॉमन सभा पर नियंत्रण इन्हीं वजहों से रख पाता है, क्योंकि मंत्रिमंडल अगर सिफारिश करता है, कैबिनेट सिफारिश करती है, तो उस सिफारिश को ही आधार मान करके वहाँ की रानी के द्वारा, पदासीन राजमुकुट के द्वारा कॉमन सभा को पूरी तरह से विघटित, भंग या डिसॉल्व किया जा सकता है। और इन्हीं कारण से कॉमन सभा पर नियंत्रण की स्थिति और भी बढ़ती जाती है। कैबिनेट की शक्तियों में वृद्धि के कारण रैमजे में और कहते हैं कि इंग्लैंड कैबिनेट तानाशाह हो गई है तथा संसद मंत्रियों के हाथ में यंत्र के समान है। रैमजे में का जो कथन है वो इस बात को सिद्ध करता है कि जो कैबिनेट है वो तानाशाही स्वरूप को प्राप्त हो गई है एवं संसद मंत्रियों के हाथ में एक यंत्र के समान कार्य कर रही है। लेकिन लास्की रैमजे मूर के इस कथन से पूरी तरह असहमत हैं। वो कहते हैं कि कैबिनेट सर्वोच्च तो है पर तानाशाह नहीं। तो ये जो बात है अपने आप में एक यह सिद्ध करती है कि कैबिनेट की सर्वोच्चता हम मानते हैं कि निम्न बिंदुओं के आधार पर सिद्ध की जा सकती है, लेकिन उसकी तानाशाही पर भी काफ़ी प्रतिबंध लगे हैं, जिसका हम अध्ययन अगले या आने वाले वीडियो में करेंगे। और इसमें हमें ध्यान रखना ये होगा कि चाहे विधि से संबंधित निर्माण की बात हो, वित्त से संबंधित हो, न्याय से संबंधित हो, न्याय के क्षेत्र में वॉल्टर बेजहाउट कहते हैं कि मंत्रिपरिषद वह कड़ी अथवा कब्जा है जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका विभागों को जोड़ता है।
लॉवेल ने मंत्रिपरिषद की केंद्रीय स्थिति का सही वर्णन करने के लिए चक्रों के भीतर चक्र की उपमा का प्रयोग किया है। उनके अनुसार सरकार का शासन यंत्र चक्रों के भीतर चक्र वाला है। बाहरी घेरे में कॉमन सभा में बहुमत रखने वाला दल आता है। इस प्रकार से चाहे वह वित्त के संबंध में हो, कानून निर्माण के संबंध में हो, कार्टर, रेने और हर्ज ने मंत्रिमंडल को लघु व्यवस्थापिका या लिटिल लेजिस्लेचर का नाम दिया है। देखिए, छोटे छोटे जो प्रश्न आते हैं उनमें ये आपको याद रखना बहुत लाभकारी होगा कि लघु व्यवस्थापिका या लिटिल लेजिस्लेचर की जो संज्ञा दी गई है मंत्रिमंडल को, वह किसके द्वारा दी गई है। तो इसका सीधा सीधा उत्तर होगा कार्टर, रेने और हर्ज। ऑग ने भी इससे मिलते जुलते विचार दिए हैं कि मंत्रिमंडलीय शासन पद्धति वाले देशों की अधिकतम व्यवस्थापकों के समान संसद प्राय कभी भी पहल या सृजन नहीं करती, केवल नीति की समीक्षा करती है और सामान्यतः उसे स्वीकृत एवं पंजीबद्ध करती है। लॉवेल कहते हैं कि मंत्रिपरिषद राजनीतिक मेहराब की आधारशिला है। ये छोटी छोटी परिभाषा हैं लेकिन बड़ी रोचक हैं। इन्हें अपनी स्मृति में रखना एक अच्छे नंबर लाने का परिचायक होगी या सहयोगी होगी। मैरियट कहते हैं मंत्रिपरिषद वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त शासन यंत्र घूमता है। रैमजे मूर के बारे में हम बता ही चुके हैं कि मंत्रिपरिषद राज्य रूपी जहाज का परिचालक है या परिचालक चक्र है। द सेंट्रल डायरेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट। इस तरह से हम देखते हैं कि 1918 की शासन यंत्र समिति मैकेनरी ऑफ गवर्नमेंट कमेटी के प्रतिवेदन में मंत्रिपरिषद के मुख्य कार्य बताए कि संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली नीतियों को अंतिम रूप प्रदान करना, संसद द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार राष्ट्रीय कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारियों में निरंतर सामंजस्य बनाए रखना। तो इस प्रकार से ये जो स्थिति है अपने आप में बनती है। अब हम अगला जो कंसेप्ट लेंगे वो इसी से संबंधित है कि हमने यहाँ पर कैबिनेट को कॉमन सभा से, संसद से काफ़ी उच्च स्थिति वाला बताया है, लेकिन अगले वीडियो में हम कैबिनेट की जो हमने उच्चता दिखाई, उससे संबंधित बिंदु बताए, उन पर ही या उनकी तानाशाही पर ही प्रतिबंध लगाने वाले बिंदुओं का अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।